अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। रमज़ान मुबारक में नए औकात कार के साथ 11:05 पर हर पीर से जुमेरात हम और आप बराह रास्त अब बढ़ते हैं उन टॉपिक्स की तरफ जिन्हें आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि यूं तो वज़ीर आज़म की काबीना में अब तक मुतादिद बार वज़रा के कलमदान तब्दील होते रहे हैं, लेकिन आज की होने वाली तब्दीलियों ने सियासी मंजरनामे पर तहलका मचा कर रख दिया। शिबली फराज को विफाकी वजीर और आसिम सलीम बाजवा को मुआवन खुसूसी बनाने का फैसला जब सामने आया तो तब्दीली के एतबार से ये फैसला कितना सूदमंद और मौसर साबित होगा, इस पर हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। दूसरा ये कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुसद्दका केसेस में मुतासरीन की तादाद तकरीबन 14,000 के करीब है और बदकिस्मती से अमवात की कुल तादाद 292 हो गई है। ऐसे में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से पब्लिक पार्क्स खोलने का एक फैसला सामने आता है, वो भी तब जब इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 245 है। कितना खतरनाक है ये फैसला, इस पर भी बात करेंगे कि इसके आने वाले दिनों में क्या संगीन नताइज हमें भुगतना पड़ सकते हैं। फिर पीटीआई हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम का फैसला किया है और चेयरमैन नैब के खैरात कमीशन को मुंतकिल होंगे, जबकि नैब 1 अरब रुपए से कम मालिक के करप्शन केसेस की तहकीकात भी नहीं करेगा। क्या इन तरमीम से एहतसाब का निज़ाम मजबूत होगा, ये भी क्वेश्चन मार्क है। और आखिर में डिस्कस करेंगे वज़ीर आज़म का छोटा कारोबारी इमदादी पैकेज। इमदादी पैकेज क्या है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे एंकर तजियाकार आमिर ज़ियाद साहब। आमिर ज़ियाद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नासिर चौथाई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन तजियाकार मोना आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और अब से कुछ ही देर में तजियाकार कामरान यूसुफ साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज होने वाले बड़े और अहम फैसलों के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा को उनके ओहदे से हटा दिया गया। सेनेट में कायदे अवान शिबली फराज साहब को विफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर किया गया है। सवाल यहाँ पर यह है कि फिरदौस आशिक अवान को हटाकर शिबली फराज आसिम सलीम बाजवा को काबीना में लाना, क्या ये दुरुस्त फैसला है? आमिर ज़ियाद साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करूंगी। जैसे कि मैंने अपनी इब्तदाई में भी कहा कि अब तक मुतादिद बार काबीना में रद्दोबदल हो चुका है और वफाकी वज़ीर इत्तलात का कलमदान हो या मुआवन खुसूसी इत्तलात का कलमदान हो, इस पर भी काफ़ी बहस रही है। आज की इस सिलसिले में जो होने वाली तब्दीलियाँ हैं, ये कितना मुस्बत और दुरुस्त फैसला? देखिए, फिरदौस आशिक अवान साहिबा का आपको पता है कि वो बड़ी ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थी और जिस तरह से वो कहते हैं फोकस बॉलिंग करती थी अपने सियासी मुखालफिन पर, उसकी वजह से लोग कहा करते थे कि जी इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं और उस वजह से उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन सिर्फ बात ये होती है कि वज़ीर इत्तलात का काम ये नहीं होता कि वो इल्जामात और जवाबी इल्जामात में उलझा रहे, उसका असल काम होता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के हुकूमत के वक्त का और अपने रियासत पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग कैसे करते हैं, जो चैलेंजेस बड़े बड़े हैं उसको कैसे से आप दुनिया के सामने पेश करते हैं। सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसका एक छोटा सा जुज होता है और एक बड़े पैमाने पे आपको खेलना होता है उस पूरे खेल को। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक कहते हैं ना मजेदार किस्म का एक फैसला हुआ है। शिबली फराज साहब के बारे में सबको पता है कि मध्यम लहजे में बात करते हैं। उनका एक अहमद फराज साहब के फर्जंद हैं, उनके लहजे में वो आपको सख्ती है वो खनक नजर नहीं आएगी जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा के लहजे में नजर आती है। तो उनका काम करने का अंदाज ही होगा, जिस तरह से वो अपने ऑपोजिशन के लोगों से भी उनका कहते हैं ना गुफ्तगू करते हैं, तो उसमें वो सख्ती नहीं होती जो कि मेरे ख्याल में एक जो एक पीटीआई का लाने में मददगार साबित होगी। एक अच्छा मस्बत फैसला है। ज्यादा दिलचस्प फैसला जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब का है कि सीपैक को वो इस वक्त हेड कर रहे हैं और उससे पहले जो है उन्होंने बड़ी अहम तरीन पाकिस्तान फौज में जो है मसाइब पर उन्होंने मनसबों के ऊपर उन्होंने जो है फराइज अंजाम दिए। बतौर प्रोफेशनल सोल्जर भी उन्होंने अपने आप को मनवाया कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में, वॉर ऑन टेरर के अंदर। उसके साथ साथ जो एक बड़ा लोग उनको जानते हैं उस हवाले से कि जी आईएसपीआर के हेड के तौर पर वो आईएसपीआर के छोटी सी बैरिक से निकाल कर एक बहुत बड़े मतलब है उन्होंने उसको कहते हैं इनसाइड आउट तब्दील कर दिया उस पूरे महकमे को और उसमें एक जदीदियत लेकर आए, कम्युनिकेशन का रेवोल्यूशन लेकर आए। और वो चीज जो है बाद में आपने देखा कि आसिफ गफूर साहब ने भी आगे बढ़ाई। पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे कि जिन्होंने आईएसपीआर को हेड किया और बड़े ही एक मुश्किल दौर में, एक ज़रबे अज़्म का दौर था कि जब एक नेशनल नैरेटिव जो था और उस जमाने की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी वो भी जरा सी लर्जा थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ किस तरह से एक मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। तो उसमें आप देखें जो उनकी नैरेटिव बिल्डिंग थी, यानी कि बयानिया जिस तरह से उन्होंने बनाया था वो एक दुनिया ने देखा
और एक पूरी फजा को तब्दील किया। उससे पहले की अगर मैं बात करूं कि मुशर्रफ साहब के दौर में ये उनके साथ करीबी उनके माविन हुआ करते थे, तो एक तरह से इनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो बड़े मसाइल हैं उनको भी देखने का बहुत इदराक हासिल है कि जब ये मिड लेवल से लेकर सीनियर लेवल पर है और उसके बाद भी, तो ये उन तरह की शख्सियत है कि जहां पर वो बड़े ख्वाब देख ही नहीं सकते, बड़े प्लान कर ही नहीं सकते, बल्कि इनकी एग्जीक्यूशन भी उतनी ही बड़ी और उतनी मौसर होती है। तो दिलचस्प बात यह कि एक रियासती इदारे को हेड करना ISPR के, वो एक बिल्कुल अलग बॉल गेम है। सही, मतलब इन दोनों शख्सियात की सूरत में जो नई टीम उभर कर सामने आई है वो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के लिए बहुत पॉजिटिव होगी और इसके नताइज भी मुस्बत सामने आएंगे। आपने देखिए दुरुस्त फैसला है। NBC कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों अपॉइंटमेंट्स को? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल मिर्जा साहब ने ऑन डॉट तबसरा किया है। आई एग्री। थोड़ा सा बढ़ा दूँ मैं कि नशीब व फराज तो आते रहते हैं, आज का फैसला फराज ही फराज है। मतलब पहला फैसला है PTI गवर्नमेंट का, जो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा और मैंने उस पर लिखा भी। मैं PTI के बारे में बहुत कम लिखता हूँ फेसबुक के ऊपर, उस पर लिखा, मैंने तारीफ़ की है और लोगों ने उस पर बड़ा हैरत का इज़हार किया। मैंने हैरत की बात नहीं की, बात ये अच्छे फैसले हैं तो आप तारीफ़ करने में मजबूर होते हैं। जनरल साहब की आमद और शिबली साहब का आना, ये दोनों बहुत मुतज़ाद लगते हैं आपको। एक लिटरेचर का आदमी है, एक की जेनेटिक में शायरी है जिसमें मुहासरा भी शामिल है। मैं अमरजा साहब और की जगह जेनेटिक में शायरी है जिसमें मुहासरा भी शामिल है, और दूसरी तरफ बहुत तगड़ा फौजी बंदा है जो ज़रब अज़्ब भी देख चुका है, चला भी चुका है, 5th जनरेशन वार भी लड़ चुका है, बल्कि 5th जनरेशन वार को लड़ने का फाउंडर भी है। तो एक बहुत ताकतवर टीम बन के सामने आ रही है। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता, एक जगह बात हो रही थी कि क्लैश होगा, मुझे नहीं लगता कोई क्लैश होगा। शिबली साहब पॉलिटिकली वज़ीर इत्तलात होंगे, वज़ारत इत्तलात को देखेंगे, असम्बली को देखेंगे, सेनेट को देखेंगे, और बहुत सॉफ्ट जैसे उन्होंने कहा। यदि शहीद रहमान ने बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अच्छा फैसला है शिबली फराज का, नून वाले भी तारीफ़ कर रहे हैं, सभी तारीफ़ कर रहे हैं, और इनके बारे में भी कह रहे हैं कि भाई प्रोफेशनल आदमी है। ये जो करेंगे, इनको इस वक्त सबसे बड़ा टास्क है वो एक तो जो रद्दुल फसाद, फौज से कोऑर्डिनेशन प्राइम मिनिस्टर का, और कोरोना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इस वक्त जो फ़ौज के पास है, और फ़ौज तो खुद डील कर रही है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठकर। तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत ताकतवर फैसले, PTI की गवर्नमेंट का इमेज बढ़ेगा। और लेकिन मैं फिरदौस आशिक आमान साहिबा के ट्वीट्स को मिस करूँगा, उनके बेमानी, बेजवाज़ और बेहंगम बयानात को मिस करूँगा, उन्हें मिस करूँगा, TV पर उनका बार बार आना मिस करूँगा। ये खिला कभी पूरा नहीं होगा। कामरान एक ऐसा फैसला जिस पर खुद PTI के हरीफ भी उसे खुशाइन करार दे रहे हैं, आपकी नज़र में ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, इस फैसले पर तबसरा करने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि अभी PTI की हुकूमत को 2 साल नहीं हुए और ये तीसरी तब्दीली है वजारत इत्तलात में। तो एक तो इस पर क्वेश्चन करना चाहिए कि इसका मतलब है जो कप्तान की जो सिलेक्शन है वो 2 साल होने को है अभी तक, इसका मतलब है ठीक नहीं है कि आपको बार बार तब्दीली करना पड़ती है। जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा को भी लाया गया फवाद चौधरी की जगह, तो उस वक्त भी बहुत से सवालात उठे कि जाहिर है कि फिरदौस आशिक अवान तहरीक इंसाफ में शामिल हुई बाद में, इससे पहले वो पीपल्स पार्टी में थी, उससे पहले मुशर्रफ साहब और काफ लीग में थी। तो बहुत से लोगों ने कहा कि क्या पूरी तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा एक शख्स नहीं है जो तहरीक इंसाफ रिप्रेजेंट कर सके, जो उसका तर्जुमान बन सके। बहरहाल जो काम फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अंजाम दिया, बहुत से लोगों का ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसे लोगों को पसंद करते हैं कि अपोजिशन को आड़े हाथों लेना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, और बाज़ औक़ात अगर उसके अंदर अखलाकियात को एक तरफ रख दिया जाए तो वो भी बहुत कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। तो वो तो अपनी जो ड्यूटी थी बड़ा बाखूबी अंजाम दे रही थी मेरे ख्याल में, तो फिर अचानक से उनको अब अपने ओहदे से हटा दिया गया है। तो इस लिहाज से दुरुस्त फैसला इसलिए दुरुस्त फैसला है कि जो अब भी उन्होंने सिलेक्शन की, मतलब जिस तरह बाकी मेरे पैनलिस्ट ने कहा कि शिबली फराज और फिरदौस आशिक अवान कोई मवाजना तो बिल्कुल है ही नहीं दोनों के दरमियान। मतलब शिबली फराज कम से कम उनकी अपॉइंटमेंट से पहले ही एक मुस्बत मैसेज जाएगा, ये नहीं है कि वो अपोजिशन के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, अपनी हुकूमत का भरपूर दिफा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम उसके अंदर आपको एक शाइस्तगी नजर आएगी और कम से कम एक मफामत का पहलू भी नजर आएगा। तो ये एक मस्बत पहलू है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट है कि जो जनरल आसिम सलीम बाजवा
इनकी अपॉइंटमेंट जो है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपॉइंटमेंट है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इनको इसलिए लाया गया है क्योंकि जब ये DGISPR थे, बहुत से लोग कहते हैं कि जनरल राहील शरीफ DGISPR की वजह से बने कि जिस तरीके से उस दौर में जनरल आसिम सलीम बाजवा ने इनकी प्रोजेक्शन की जनरल राहील शरीफ की और जिस तरीके से उन्होंने आगे लेकर के फौज को चले, तो बहुत क्रेडिट लोग उन्हें देते हैं। तो शायद वज़ीर आज़म इमरान खान का ये ख्याल है कि आसिम सलीम बाजवा वही किरदार अदा करेंगे जो उन्होंने राहील शरीफ को एक हीरो बनाने में किरदार अदा किया। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर हालात और सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि बतौर DGISPR जो आसिम सलीम बाजवा को जिन रिसोर्सेज जो उनके पास अवेलेबल थे, जो इख्तियारात थे, शायद जो मुआवन तौर पर उनके पास वो मामलात सामने ना हो। जो मुल्क में सियासी दर्जा हरारत है उसको कमी करने में मदद मिलेगी, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और वैसे भी कोरोना वायरस की जो वबा है, जो चैलेंज दरपेश है, इसमें शायद हमें एक कौमी इत्तेहाद की जरूरत है। तो ये जो आज की अपॉइंटमेंट्स हैं ये एक पॉजिटिव मैसेज देंगी। मोना, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है, ये फैसला बहुत खुशाइंद है और हर एतबार से इसको अच्छी निगाह से देखा जा रहा है। वाकई एक अनोखा फ़ैसला है हुकूमत की तरफ से, जहाँ पर अपोजिशन भी एक आवाज़ होके हुकूमत का इसमें उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आम भी जितने वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग हैं वो भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और वाकई ये अप्रिसिएशन बनती भी है। बात आती है कि जब इनिशियली फिरदौस आशिक अवान साहिबा को लगाया गया था बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उस वक्त भी मुझे याद पड़ता है कि बहुत उस वक्त तनकीद हुई थी और इसी बात से हुई थी। हत्ता कि उससे पहले जब फवाद चौधरी साहब थे, फिर भी टू एन एक्सटेंट लोग उनको बहुत कोरिलेट करते थे और बहुत उनसे रिलेट करते थे PTI के लोग। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा से किसी किस्म का कोई रिलेशन जो PTI के हार्डकोर लोग थे या इवन जो उनके फॉलोअर्स थे, कल्ट फॉलोअर्स, तो जाहिर ही बात है वो भी नहीं करते थे, और इवन जो उनके नॉर्मल जो फॉलोअर्स थे, सरसरी तौर पे जो उनको फॉलो करते हैं, वो भी इतना रिलेट नहीं कर पाते थे इस चेहरे से। तो एक तो बात यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर जमात एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन है। उसमें यह भी बात बहुत अहम है अभी जो की गई, आई टोटली एंडोर्स दैट के एक अच्छा पैगाम जा रहा है और हुकूमत की तरफ से ये सिग्नल जा रहा है ऑपोजिशन को और तमाम क्वार्टर्स को कि अब हम चाहते हैं कि तमाम लोग एक पेज पर हों और जो एक प्रोवोकेटिव किस्म के बयानात होते थे या स्टेटमेंट्स होती थी उनसे इज्तनाब किया जाएगा और एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश हुकूमत की तरफ से वाज़े तौर पर नजर आती है। मैं उस बात को भी बहुत मुकम्मल एंडोर्स करना चाहती हूँ जो अभी इससे पहले हुई कि जो सियासी हिस्सा होता है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, सियासी तौर पर अपनी जमात का दिफा करना, वो एक बहुत ही छोटा फ्रैगमेंट होता है। असल जो आपका हिस्सा होता है वो होता है नेशनलिज्म को प्रमोट करना, नेशनल सतह पर एक अच्छा माहौल क्रिएट करना, प्लूरलिज्म को प्रमोट करना वगैरह वगैरह। ये चीज़ें बड़ी मिसिंग नज़र आती थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा के होते हुए। फिर उसके बाद जिन बेज़ाब्तगियों की भी बात आ रही है और जो लोग मुख्तलिफ तरह से बता रहे हैं कि कुछ बेज़ाब्तगियाँ भी सामने आई थी, अपनी एंटाइटलमेंट से ज़्यादा चीज़ें फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अवेल की थी जिसकी वजह से ये फैसला आया है। ये बात मुझे याद पड़ती है जब वो पिछले अदवार में भी, जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही हैं, तब भी जब ये इदारे उनके अंडर आते थे तब भी उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात थे और बाकायदा नैब की इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। खैर वो तमाम चीज़ें कुछ हद तक सबसाइड हो गई तो उनको इस ओहदे पर लगा दिया गया। तो इसलिए तमाम एतबार से ये अच्छा फैसला है। शिबली फराज साहब, बिल्कुल अगर आप इनकी पर्सनैलिटीज़ को इक्वेट करें, शिबली फराज और फिरदौस आशिक अवान साहिबा पोल्स अपार्ट इनकी पर्सनैलिटीज़ हैं और इस वक्त इसी तरह की एक हमें शख्सियत की ज़रूरत थी जो कि शिबली फराज हैं कि नरमी से और विद इन नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी अपनी बात को वो पुटअप करें जो भी वो कहना चाहते हैं। फॉर आसिम सलीम बाजवा साहब, बड़े उनके बारे में शॉर्ट ये बात कि एक जब वो इवन DGISPR थे उनके बारे में एक चीज़ नोटवर्दी थी और इवन उनके नाकदीन भी इस चीज़ का एतराफ़ करते थे कि वो सियासी बातों से इज्तनाब करते थे। ये बड़ी एक उनके बारे में अच्छी बात थी, एक पॉजिटिव बात थी। उन्होंने वाकई हकीकी तौर पर ISPR का जो एक इमेज था उसको रीवैम्प करने में बहुत कोर किरदार अदा किया था। सदर्न कमांड को भी मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने लीड किया था, तो उनके बहुत अच्छे ऑलरेडी रोल्स रह चुके हैं। बहुत बैलेंस है। वी जस्ट होप कि इसके सियासी मंजरनामे पर जस्ट दैट इंटेलेक्चुअली भी ही इज अ वेरी ब्राइट पर्सन, आसिम सलीम बाजवा साहब। सिद्दीकी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया ज़रियाब। मैं तो इस एंगल से देख रहा था,
आमिर ज़िया साहब ने, NBC ने, इन सब ने बड़ी बेहतरीन बातें की पॉजिटिवली, और आई ओन दैट वन। लेकिन क्यों हटाया गया? क्योंकि जो फिरदौस आशिक अवान है वो PTI के हिसाब से बिल्कुल सही परफॉर्म कर रही थी, फ्रंट फुट पे आके खेलती थी, अपोजिशन को छक्के भी मारती थी, बॉलिंग का मौका मिलता था तो यॉर्कर भी करती थी। उनको क्यों हटाया गया? अगर उनको जो इन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं जो TV पे आए हैं, अगर उस वजह से हटाया है तो ये एक प्राइम मिनिस्टर की विल भी सामने आती है कि उन्होंने किसी से भी मरूब नहीं होते, और कोई भी अगर उनकी मिनिस्ट्री में ऐसा बंदा है जिसके बारे में कुछ चीज़ साबित हो जाती है या अपनी मिसयूज़ पावर्स को करता है तो वो उसको बिल्कुल हटा देते हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ आई। जैसे चीनी और आटा स्कैंडल में उन्होंने उनके दौर में फर्स्ट टाइम जो है वो कमीशन की रिपोर्ट शाये हुई, तो ये एक चीज़ बड़ी PTI और इमरान खान के हक़ में पॉजिटिवली जाती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सब जो हमारे मेहमान हैं इन्होंने उसमें कर दिया कि शिबली फराज जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं, बड़े इनके सेनेट में जो है वो इनकी तरफ से हाउस ऑफ उसके इंचार्ज भी हैं PTI की तरफ से, तो उनका जो लबो लहजा है बड़े प्यार से बात करते। तो एक अपोजिशन जो साथ लेके चलना है, जो आज की ज़रूरत भी है, जो सब लोग कह रहे हैं कि इस दौर में, कोरोना वाले दौर में अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए, तो एक तो ये चॉइस इस लिहाज से अच्छी है कि एक वो PTI फेस हैं। अभी मैंने देखा है सोशल मीडिया पे भी जो ट्रेंड चल रहा है, PTI के वर्कर्स बहुत खुश हैं शिबली फराज को लाने की वजह से। एक तो इस लिहाज से ये फैसला बहुत अच्छा हो जाता है, और जैसे पहले आमिर ज़िया साहब ने कहा था कि ISPR की भागदौड़ जो है वो इन्होंने संभाली थी और उसकी बुनियाद आसिम बाजवा ने रखी थी। तो वो कहते हैं ना कि बात तो सच है पर बात है रुसवाई की। जब भी आप आर्म फोर्सेस में से किसी को सिविलियन पोस्ट पे लाते हैं तो वो बड़े अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने PIA में देखा, अरशद साहब को लेके गए, वहाँ की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो गई। अगर पुराने वक्त ले लें तो नूर खान थे, क्या हॉकी थी, क्या PIA थे, वो बेहतरीन जो है नाजिम साबित हुए। तो इन दोनों का लाना जो है वो इमरान खान की PTI हुकूमत की बड़ी अच्छी मूव है। ये आइंदा आने वाले दिनों में जो है PTI मतलब एक अच्छा फैसला है, खुशाइन फैसला है जिसे खुद हुकूमत के मुखालिफिन भी सराह रहे हैं, और हम भी इस फैसले के हवाले से ही उम्मीद यही तवक्को रखते हैं कि सियासी मंजरनामे पर इसके मुस्बत नताइज जो है वो मुरतब हों, और कोरोना जैसी सूरत हाल में कहीं ना कहीं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी मफाहमती पहलू देखने को मिले। नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कि जिसकी सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती चली जा रही है। सिर्फ इस्लामाबाद में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 245 हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतजामिया ने लॉकडाउन में मजीद नरमी का ऐलान करते हुए तफरीही मकामात और पार्क्स भी खोलने की इजाजत दे दी है। अब इस्लामाबाद में तफरीही मकामात और पार्क्स खोलने का फैसला तो हो गया, लेकिन ये फैसला आवाम को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। इससे आवाम को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क। मैं चाहूंगी कि इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों से पहले इस सिलसिले में बात कर ली जाए। नसीम सिद्दीकी साहब, जिस वक्त आप स्टूडियो में एंटर हुए, आप N95 मास्क के साथ एंटर हुए, ये फैसला भी आपके सामने है। जो अमवात जिस वक्त केसेज है इस्लामाबाद में वो 245 हैं, तो ये फैसला ये मौत के मुंह में धकेलने की मुतरादिफ नहीं? देखिए, मौत के मुंह में हुकूमत किसी को नहीं धकेल रही, ये इंसान खुद उसमें जाएगा। जैसे आपने कहा कि मैं N95 मास्क पहन के आया था, एहतियात आपको करनी है। अब जो इस्लामाबाद में ये आप देखें कि महीने से ज़्यादा लॉकडाउन को हो गया है, और ये जो लॉकडाउन है उसको स्लो एंड स्टेडली आपको ख़त्म करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में आपने देखा, इस्लामाबाद में आपने देखा कि यहाँ के पार्कों में उस तरह रश नहीं होता जिस तरह पिंडी, लाहौर या कराची के पार्क्स वगैरह में होता है। और यहाँ पे जो ट्रेल्स उन्होंने ओपन किए, ट्रेल्स पे भी बड़े लिमिटेड लोग, स्पेशली मैंने देखा है कि डिप्लोमेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जाते हैं, और ये सब लोग केयर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो SOPs का ख्याल रखेगी। वहाँ पे अक्सर देखा है आपने ट्रेल के बाहर पुलिस खड़ी हुई होती है, पार्क्स के पास भी है, लिमिटेड पार्क्स हैं इसके अंदर। तो अगर लोग मास्क लगा के आते हैं और सैनिटाइजर यूज़ करते हैं और इन सारे SOPs के ऊपर अमल करते हैं, तो एक नॉर्मल लाइफ भी साथ साथ चलती रहेगी। और ये कोरोना का जो डर खौफ है ये भी लोगों के जहनों से निकलेगा, क्योंकि लोग घरों में बैठ के जहनी मरीज भी होते चले जा रहे हैं। और ये आपने जो 245 मौत की बात की, मौत तो किसी की भी अच्छी नहीं होती, लेकिन आम हालात में भी आप देखें कि एक्सीडेंट से, दूसरी बीमारियों से अमवात तो होती रहती है। तो इसमें अगर SOPs के साथ आप चलेंगे, कोरोना का ख्याल करेंगे, तो आप अपनी लाइफ को, वी हैव टू कैरी ऑन विद दिस कोरोना नाउ। तो ज़्यादा बात जो है जिम्मेदारी आती है वो आवाम के ऊपर आती है। कि अगर हुकूमत आपको मौका दे रही है, आप पूरी तरह एहतियात करें। अगर आप मास्क यूज़ करेंगे, सैनिटाइजर
सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, तो आप जो है इस कोरोना से बच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना बुरा फैसला नहीं है। ये आवाम खुद अगर इन पे अमल नहीं करेगी SOPs पे, तो फिर खुद मौत को जो है ना वो दावत देगी, हुकूमत नहीं। चलिए, आप ये कहने कि आवाम खुद जो है वो मौत को दावत दे रही है अगर वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करती। NBC, अगर वाकई आवाम ने ही एहतियात करनी है तो फिर खोल देते हैं लॉकडाउन। और वैसे भी सिंध से आने वाली खबर कुछ इतनी अच्छी नहीं जो मैंने अभी शो में के दरमियान शामिल की। नहीं, मेरा ख्याल लॉकडाउन हमें ख़त्म कर देना चाहिए। सरकारी तौर पर ऑफिशियली हम कहते हैं लॉकडाउन ख़त्म, क्योंकि आज यूरोप में भी हुआ है ना। यूरोप में आज परमिशन दी गई है बच्चों को कि वो घरों से बाहर निकलें। घरों से बाहर निकलें, 1 किलोमीटर तक जाएंगे सिर्फ वो अपने पेरेंट के साथ जाएंगे। अच्छा। और आधे घंटे बाद घर वापस आ जाएंगे। ये 2 महीने बाद मिली परमिशन। तो जब वो आज तोड़ सकते हैं लॉकडाउन, तो हमें भी तोड़ देना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि आवाम जो है वो उस वक्त तक बाज नहीं आते जब तक आप उनको बाज रखने का हुनर नहीं आते। अगर ये लॉकडाउन कोई मुत्तफ़क़ा तौर पर करता, उस पर कन्फ्यूजन नहीं फैलाता, तो लॉकडाउन हो जाता। मुझे पता है, मुझे कराची के बारे में पता है, लाहौर के बारे में पता है, इस्लामाबाद का मुझे ज़्यादा पता नहीं, मुझे पिंडी के बारे में पता है, मुझे पेशावर के बारे में पता है। लोग बात मानते हैं, लेकिन जब आप खुद कंफ्यूज हैं, आप खुद 2 गेंदों से खेलना चाह रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई गेंद तो गिरनी है। और जाहिर सी बात, जब आप कंफ्यूज होंगे तो लोग भी इसी तरह भर्रा मार के बाहर निकलेंगे जिस तरह आजकल निकलना है। अभी पार्क आपने का खोल दिए, वेरी गुड। अब आपको पता है पत्तों पर कब तक कोरोना का असर रहता है? ये पूरी रिसर्च है कि बहुत लंबे टाइम तक दरख्त के पत्तों पर कोरोना का जरासीम रहता है। ये हमें नहीं पता इस बात का। हमें नहीं पता हाथ पर कब तक रहता है, हमें नहीं पता मैयत पे कब तक रहता है। कहते हैं मैयत से दूर रहो, मैयत से 6 फीट दूर रहो। तो बात ये है कि हम कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हमने स्मार्ट, अब मुझसे कल एक साहब ने पूछा टीवी के ऊपर कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या है, तो वो खुद जो लगाने वाले थे वो कंफ्यूज थे कि सुबह लगाना है, शाम को हटा देना है। और लॉकडाउन क्या हुआ? किस तरह का लॉकडाउन है? मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंतज़ामिया की नाअहली, आवाम की बददिली और आवाम का ना समझना, ये सब जब आप मिलाएंगे, आप खिचड़ी बनाएंगे आप, तो आपको मालूम होगा कि पंजाब में 5526 और सुबह सिंध में 4996। और अब ये बढ़ रहा है, अब ये ऊपर जा रहा है। मई आने वाला है, मई को भी कहते हैं पीक नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मई के तो आखिरी हफ्तों के बारे में ही कहा गया है। अभी आगा खान ने जो रैंडम एक टेस्ट कराया है 1000 का, उसमें 70 लोग पॉजिटिव आए। इसका मतलब है 7%। अब 7% को आप मल्टीप्लाई कर लें पॉपुलेशन से। आमिर ज़ैद साहब, प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी इंदिया दिया इस बात का कि 15 मई से 25 मई का जो दौरानिया है वो बहुत संगीन और ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज का ये जो फैसला इस्लामाबाद में पार्क खोलने के हवाले से, आप समझते हैं कि मौत के मुंह में धकेला जा रहा है आवाम को? देखिए, एक बात तुम्हें समझनी ये होगी कि कोरोना का चैलेंज जो है ना, वो 2-4 दिन का नहीं, हमें इसके साथ कोई 1-2 साल तक रहना है। और जब इतना तवील अरसा रहना है तो जाहिर है कि आप जिंदगी को बिल्कुल कहते हैं ना मुअत्तल नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं जो है अपने लिए सांस लेने की जगह निकालनी होगी। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो थोड़ा बहुत मैं भी इस्लामाबाद से वाकिफ हूँ, आपकी शागिर्दी में रह चुका हूँ वहाँ पर। तो इतना गुंजान आबाद शहर नहीं है। वहाँ पर जो पार्क्स हैं, F9 पार्क की बात करें, शालीमार क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पे लोग जाके वॉक करते हैं, तो अगर आप एहतियात के साथ, वो तो कराची में भी हम सड़कों पे मारे शाम को घूमते हैं कि जी हमें चहलकदमी करनी है, तो अगर वो एहतियात के साथ अगर खोलेंगे और वहाँ पर हाँ यकीनन झूलों के ऊपर बच्चों को जाने के ऊपर एहतियात करें और वहाँ पे जाने पे पाबंदी हो, लेकिन यहाँ तक है कि ट्रेल पे अगर लोग भाग दौड़ कर रहे हैं तो उससे इतना मेरे ख्याल में बड़ा कोई चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है पार्क्स में इतना ज्यादा जम्बे गफीर नहीं होता है जैसे कि अभी दोस्त हमारे कह रहे थे कि जी कराची में होता है कि कराची में छोटे पार्क्स और यहाँ पर मतलब सैकड़ों लोग आ जाते हैं उन जगहों पे। तो इस्लामाबाद जो इस तरह की मुहिम जोई जो है उसको बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल हो सकता है। और उसमें जाहिर है कि हुकूमत के पास एक मुश्किल फैसला है, अपनी नौयत का पहला मतलब हमारे पास चैलेंज आया जिसका कोई आसान हल नहीं है अब हमारे पास।
अगर आप मुकम्मल लॉकडाउन करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी माशी कीमत है, अगर आप जनाब लॉकडाउन नहीं करते तो ज़ाहिर इंसानी जान की कीमत है। तो एक हमें तवाज़ुन लाना है उसके दरमियान। वो तवाज़ुन यही होगा कि आप जो है कुछ चीज़ों की इजाज़त देंगे, लोगों को एहतियात की तलकीन करते रहेंगे, उसमें यकीनन लोग जो है जैसे कि आज गवर्नर सिंध के साथ आपने अफसोसनाक खबर बताई और इस तरह के बेशुमार लोग जो है वबा से मुतासिर भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है जीना तो पड़ेगा हमें लोगों को रोजगार के लिए थोड़ा बहुत निकलना भी पड़ेगा एहतियात के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा जो है हम वो ना करें कि जी बहुत ही इसका मतलब ये कि पाक में जाने का मतलब है कि एकदम कोई बहुत बड़ा मुश्किल फैसला हो जाएगा। पाक में लोग, आपको भी पता है कि मतलब है फासलों से चलते हैं, कोई ये नहीं होता है कि एक दूसरे से बगलगीर वहां होने लगे और फला हो, तो उसके वो एक चैलेंज हो सकता है, बट अदरवाइज आई थिंक के डुएबल है जी। अच्छा, मुन्ना, आमिर साहब ने कहा कि इस्लामाबाद के लोग जमे गफीर की तरह नहीं किसी भी जगह का रुख कर लेते, लेकिन इतने तवील मतलब 1 से महीने से ज्यादा का वक्त होने वाला है, लॉकडाउन में इजाफा होता चला जा रहा है। आप नहीं समझती कि लोग निकलेंगे घरों से बाहर जब उन्हें मौका मिलेगा जाने का? अच्छा, मुझे ये फैसला इतना बुरा नहीं लगता जितने बाकी पुराने फैसले जो इसके अलावा हुए हुए हैं वो लगते हैं। उसकी वजह यही है, उसकी वजह सादी सी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। एक तो ग्रीन बेल्ट हमारी वैसे भी श्रिंक होके रह गई हैं, हमारे पास हार्डली कोई जगह है। कराची से क्योंकि मेरा ताल्लुक है, उस वहाँ तो खैर ना होने के बराबर कोई पार्क्स वगैरह है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में भी कम पार्क्स हैं। कोई ऐसे नहीं है कि आपको हर इतने तादाद में पार्क्स मिलेंगे जितनी मसाजिद हैं या जितने इमाम बारगाहें, ये तो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसलिए जब मसाजिद का खोलने का फैसला हुआ था कि तरावियाँ होंगी और मसाजिद में इज्तिमात होंगे और नमाजें होंगी, कॉन्ग्रीगेशंस होंगी, तो उसमें मुझे सबसे बड़ा खदशा ये था कि जो SOP बनाई है वो मॉनिटर कौन करेगा फॉलो करने के लिए। इसमें मुझे ये खदशा कम है। इतने पार्क्स एज सच हैं ही नहीं, इस्लामाबाद में भी नहीं है, तो ये मॉनिटरिंग हो सकती है। यानी कि अगर दिफा 144 सेक्शन 144 नाफिज है तो फिर आप इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं कि लोग जमघट्टा ना बनाएं, या पार्क्स में जैसे बाहर इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खड़े होते हैं, ज़िले इंतज़ामिया के, वो इस चीज़ को लुक आफ्टर कर सकते हैं कि कितने लोग एक वक्त में उस पार्क के अंदर मौजूद हैं। और कोई बहुत ज़्यादा पार्क्स नहीं है, आई से दैट अगेन। तो इसलिए मुझे लगता है कि SOP पर अमल दरामद निस्बतन आसान है। हम इसको मसाजिद या उन तरह के फैसलों से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। और इसकी एक मुझे वजह और इसकी एक ज़रूरत इसलिए भी मुझे समझ आती है कि अगर लोग अपने घरों में महसूर हैं और क्वारंटीन हुए हुए हैं तो उनको यकीनन किसी ना किसी हेल्दी एक्टिविटी की, फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। जॉग करना है, वॉक करना है, कोई आपने बाहर थोड़ी अपनी कोई हेल्दी रिक्रिएशन करनी है। तो ये पॉजिटिव चीजें हैं, हेल्दी चीजें हैं, क्योंकि हमने अपने अवाम को उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से भी बचाना है जो हमें ये क्वारंटीन होते हुए मिल जाएगा। अभी तक हमें नहीं पता कि हम कब तक आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में और पूरा 2020 भी अगर हो खुदा ना खास्ता तो हमें अगर क्वारंटीन में रहना पड़े तो। कामरान, नफ्सियात पर भी ये मर्ज असरअंदाज हो रहा है, दूसरी तरफ ये फैसला, आपका ओपिनियन? देखिए, मैं पहले 2 हकायक इस पर बात करूंगा। 26 मार्च को अमेरिका में जो टोटल अमवात थी कोरोना वायरस की वजह से वो थी 938। आज है 27 अप्रैल और ये अमवात अब बढ़कर हो चुकी है कि 55,000 से तजावुज कर सकती है। मतलब 1 महीने के अंदर 56,000 अमवात सिर्फ हुई है। केसेस तो आप हिसाब ही ना लगाए ना कितने चले गए। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है कि इसके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो 2-4 रोज पहले क्या सिचुएशन थी और आने वाले 4 रोज के बाद क्या सिचुएशन हो। इसका मतलब ये है कि आप कोई रिस्क ले नहीं सकते। दूसरी जो खबर आज भी आपने देखी होगी कि एक इस्लामाबाद का जो निजी टीवी चैनल, उसका जो ऑफिस है, उसमें 20 लोगों के रैंडम टेस्ट किए गए और 8 लोगों के उसमें से टेस्ट पॉजिटिव आए। ऑलमोस्ट 50% रेशो है पॉजिटिव टेस्ट की, और उसमें से सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनको बजाय सिम्टम्स थे, बाकी लोग हमारी तरह बिल्कुल नॉर्मल थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनविजिबल एनिमी है हमारे अंदर मौजूद है। जो मुझे एतराज है, ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि आप अब ये जो वायरस, इसके खिलाफ जंग है, शायद 2 साल तक रहे, बहुत लंबे अरसे तक रहे, तो आप लोगों को कन्फाइन नहीं कर सकते घरों तक। लेकिन इस मौके पर ये मुझे फैसला इसलिए जरा थोड़ा सा मजा का खेस लगता है क्योंकि अभी आप इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस हैं। अगर लॉकडाउन में नरमी की अगर आपने सोचना भी है तो शायद जो प्रेफरेंस आपकी, जो गवर्नमेंट भी कहती है, वो उन लोगों की है जिनको शायद रोजगार की तलाश है, जिनको मजबूरी की वजह से आप चाहते हैं कि लोग जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर का तबका है, वो भूखा ना मरे। और ये कोई बाहर वॉक करना यकीनन आपकी हेल्थ के लिए जरूरी है, लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं, अगर आप बोर हो रहे हैं, घर में बैठ नहीं सकते, तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, क्योंकि ये इनविजिबल एनिमी है। मैंने जो निजी टीवी चैनल की बात की, उनको नहीं पता कि वो सोर्स क्या था,
इसका मतलब है कि आप चलते फिरते वायरस हैं, कोई भी बंदा कैरियर हो सकता है। अगर आप आज लोगों को पार्कों में अलाउ कर रहे हैं, कल कहेंगे कि चलें यार कुछ और एक्टिविटी भी अलाउ कर देते हैं, तो एक एक करते करते आप अंदाजा लगाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वही हालात नॉर्मल सतह पर आ जाएंगे। हमें करना क्या है कि इस वक्त कम से कम ये जो खुद गवर्नमेंट कह रही है कि अगले 2 हफ्ते बड़े क्रिटिकल हैं, WHO ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने आज इफेक्टिव मेजर्स ना लिए तो खुदा न खास्ता जुलाई के मिड तक पाकिस्तान में इन केसेस की तादाद 2 लाख तक पहुंच चुकी। और आपने खुद जिक्र किया अभी गवर्नर सिंध का इमरान इस्माइल का टेस्ट पॉजिटिव आया है। क्या वो एहतियात नहीं कर रहे थे? वो भी एहतियात कर रहे थे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ वायरस। तो मेरे ख्याल में ये मौका नहीं है अभी। और वैसे भी रमजान का महीना है, रमजान के महीने में आप तो एक्टिविटी आपकी वैसे ही बाहर इतनी नहीं होती, तो मुझे थोड़ा सा इस फैसले पे एतराज है। 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते इंतजार कर लें, जब पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो करें। इस मौके पर मुझे ये फैसला दुरुस्त नहीं लगता। एनबीसी वेरी शॉर्ट कमेंट, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं एक बात अर्ज कर दूं, इस्लामाबाद के बारे में बात हो रही थी। हमारे प्रेसिडेंट आली कदर आरिफ अलवी साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं नमाज की। कल जब वो गए मुख्तलिफ मसाजिद में तो उन्होंने देखी सफ़े बनी हुई, और वो सफ़े खिलाफ वर्जी कर रही थी उन दायरों की जो वहाँ बनाए गए थे। तो मेरे ख्याल वो शर्मिंदा होकर वापस भी आ गए। उन्होंने उसके बाद क्या कार्रवाई की, वो फुटेज चली है, फुटेज मौजूद है, ऑन एयर हुई है, इवन PTA पर ऑन एयर हुई है। उसमें नज़र आ रहा है कि लोग दायरों में नहीं खड़े हुए, लोग मिले हुए खड़े हुए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कराची में बिज़नेस शुरू हो गया है, फिक्र की कोई बात नहीं है। कराची बंद नहीं हुआ है, कराची ख़त्म नहीं हुआ है। आज 5000 ऑनलाइन बिजनेसमैन रजिस्टर्ड होकर अपना काम शुरू कर चुके हैं। तो और बाकी जो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर वो ऑनलाइन जाएंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। वो स्लिप जाती है गवर्नमेंट के पास, दूसरी स्लिप आमिर साहब साइन भी करते होंगे उसके ऊपर, तो उसकी वजह से टैक्स लगेगा, और टैक्स देना नहीं चाह रहे। तीसरी खुशखबरी मैं आपको सुना दूँ कि मेरा जो हाईवे का इलाका है कराची का, अगर वहाँ आप जाएँ तो वहाँ आपको अब हिरन नज़र आएंगे। चनकारा कहते हैं उनको, काला हिरन होता है, वो आपको नज़र आएगा। मैं कल वहाँ से गुजर रहा था तो देखा भी, एक टेलीविज़न को बताया, उन्होंने भी किया उसको, और वो इसलिए आया है नीचे कि इंसानों ने वो इलाका छोड़ दिया। सही। मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले, सेगमेंट से पहले सिर्फ यही कहूंगी कि अगर हुकूमत की जानिब से ऐसा फैसला किया भी जा रहा है तो एहतियात लाजिम है, एहतियात कीजिए, तभी आप इस मर्ज से बच सकते हैं। ब्रेक पर जाऊंगी। ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे नैब कानून के हवाले से, जिसमें बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया गया है। किस तरह की हैं वो तब्दीलियाँ, आने वाले दिनों में क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं हुकूमत की कि जिसने नैब कानून में बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया है, और इन फैसलों के मुताबिक, इन तब्दीलियों के मुताबिक चेयरमैन नैब के इख्तियारात अब कमीशन को मुंतकिल होंगे, जबकि नैब 1 अरब रुपए से कम मालियत की करप्शन केसेस की तहकीकात भी नहीं करेगा। जरा ये बता रहे हैं कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस तैयार कर लिया है, जिसे सियासी जमातों को एतमाद में लेने के बाद मुतारिफ करवाया जाएगा। तो चेयरमैन नैब के बजाय फैसला साजी का इख्तियार कमीशन के सुपुर्द होगा। ऑर्डिनेंस तैयार हो चुका। क्या नैब के कानून में ये तरमीम दुरुस्त है? कामरान, ये जो नई तरमीम मुतारिफ करवाने के बारे में फैसला किया गया है, बेहतरीन है, दुरुस्त है ये तरमीम? मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक तरमीम है, और इसके बारे में अगर आप पिछले माह ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी आई है जिसमें बड़ा तफसील से जिक्र किया गया है कि ये जो चेयरमैन नैब के पास इख्तियारात हैं अरेस्ट वारंट जारी करने के, ये एक तो आर्बिट्रेरी हैं और जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो मौजूदा नैब का कानून है, इसके तहत नैब चेयरमैन को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी के भी वारंट इशू कर सकते हैं। और इसी वजह से आप देखते हैं कि आपको एक बहुत ज्यादा एक इनकंसिस्टेंसी नजर आती है जब नैब मुख्तलिफ लोगों को अरेस्ट करती है। मसलन कई जगहों पर तो अगर सिर्फ कंप्लेन फाइल होती है तो मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बल्कि कई ऐसे केसेस भी हैं कि रेफरेंस फाइल हो चुका है, बाकायदा तो ट्रायल चल रहा है, लेकिन आप उस केस में देखते हैं कि नैब उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करती। तो इस वजह से इसकी ये जो कानून में तब्दीली की जा रही है कि क्योंकि जब आप करप्शन के केसेस की बात करते हैं, हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ा मसला है कि जब किसी पर इल्जाम लगता भी है और अगर उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं
अभी तो ट्रायल होना है, कंक्लूड होना है, उसके बाद हो सकता है कि वो शख्स बाइज्जत बरी हो जाए। लेकिन जब आप नैब एक दफा उसको गिरफ्तार कर लेती है तो मीडिया में भी और अदरवाइज भी इतना शोर मचता है कि ऑलरेडी उसके बारे में लोग ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जी उस पर जुर्म साबित हो गया है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप किसी को गिरफ्तार करें तो उस सूरत में गिरफ्तार करें कि जिसमें बहुत ज्यादा इम्कान मौजूद हो कि नैब के पास उसके ठोस सबूत मौजूद हैं और उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। तो इस लिहाज से जो नैब के कवानीन में ये तब्दीली की जा रही है बिल्कुल ठीक की जा रही है। और वैसे भी जब इदारों की मजबूती की बात करते हैं तो इख्तियारात किसी फर्द के पास नहीं होने चाहिए। जब ये कमीशन के पास जाएंगे तो यकीनन इत्तेफाके राय से फैसले होंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो भी ऑर्डिनेंस अभी आने वाला है, आई होप कि उसमें क्राइटेरिया डिटर्मिन करेंगे कि 3, 4, 5 जो भी मेन जो क्राइटेरिया है उनको सेट करना पड़ेगा कि किस बुनियाद पर आप इस शख्स गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर वो क्राइटेरिया मीट होता है फिर आप उस शख्स को गिरफ्तार करें और उसके अंदर एक तसलसल नजर आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ऑपोजिशन में अगर आप बैठे हैं तो उसके खिलाफ अगर आज दरखास्त आती है तो कल आप उसको गिरफ्तार कर लें। मतलब क्रेडिबिलिटी इससे बहुत सारे लोगों की मुतासिर होती रही है, खान का ताल्लुक दुरुस्त एकदम ठीक है पॉलिटिकल पार्टी से हो या फिर समाजी या कारोबारी शख्सियात हो। मोना, दुरुस्त फैसला जो किया जा रहा है, पुराना नैब ऑर्डिनेंस जो पहले लाया गया था वो ज़ाहिर है वो एक्सपायर हो गया है, उसकी मुद्दत ख़त्म है, अब इनको उसको रिन्यू करना है। काफ़ी अरसे दराज से कोई तकरीबन 4 महीने से ये टाइम था जब हम उसको पार्लियामेंट ले जा सकते थे और उस पर बहस कर सकते थे, बाकायदा गवर्नमेंट अपोजिशन तमाम मिलकर ये काम करते, वो बहुत अच्छा था। आइडियली स्पीकिंग होना वही चीज़ चाहिए थी। इसमें यकीनन ताख़ीर की गई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। खैर अब क्योंकि जाहिर है अब कोरोना वायरस है तो उस हालात में, इन हालात में पार्लियामेंट तो लग नहीं रही, तो अब ये 4 रुकनी कमेटी बनाई है। इसमें फ़रोग नसीम हैं, परवेज़ खटक हैं, असद उमर हैं, बाबर अवान साहब हैं, शहजाद अकबर हैं। तो अब इस 4 रुकनी कमेटी में भी जो बताया जा रहा है वो यही है कि अपोजिशन के अरकान को ये लोग कॉन्फिडेंस पे लेने की कोशिश करेंगे। आज जैसे ये भी चीज़ हमने देखी कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपोजिशन की तमाम तकरीबन जमातों के रहनुमाओं से उन्होंने राब्ते किए हैं और अपोजिशन भी इस पर काफ़ी कीन नज़र आती है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ, ये एक और सिग्नल है गवर्नमेंट की तरफ से अपोजिशन को और तमाम सियासी जो हमारी क़यादत है या सियासी जितने भी हेड्स हैं उनको, कि वो अब मिलजुल कर काम करना चाहते हैं। इसमें भी बड़ा वाज़े हुकूमत की तरफ से और इस 4 रुकनी टीम की तरफ से ये पैगाम जा रहा है कि वो अपोजिशन को इसमें ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। अभी जैसे ये बात की गई कि जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बारे में लोग पहले ही इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने जहनों में कि उन्होंने क्राइम किया है या वो गिल्टी हैं। मुझे तो इसके बरक्स लगता है। मुझे लगता है कि जिसको गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बारे में शायद ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये गिल्टी नहीं है, तो लिहाजा इनको गिरफ्तार करके इनके हवाले से कुछ निकाला जाए, फोर्स किया जाए या कोई इस किस्म की चीज़ की जाए। क्योंकि आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, बहुत माशाल्लाह है जितनी भी नैब के हवाले से जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, अल्टीमेटली हर किसी को, आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल इंस्टेंस जहां पर बेल ना दी गई हो। और इसी बुनियाद पर कि इतने अरसे से आप सिर्फ रिमांड पर रिमांड लेते चले गए, आपने उस रिमांड के दौरान क्या एस्टैब्लिश किया और रेफरेंस क्यों नहीं? मतलब आप ये कह रहे हैं हुकूमत अब अपोजिशन को ऑन बोर्ड रखकर सारे फैसले करना चाहती है। यस, और ये अच्छा इकदाम है, ये इसको बिल्कुल मैं वेलकम करती हूँ। और ये जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, मुझे लगता है उस ट्रांसपेरेंसी में भी ये चीज़ मदद देगी। चेयरमैन नैब के हवाले से भी कुछ इस किस्म की चीज़ें सामने आई थी जिनकी उस तरह से तहकीकात नहीं हो पाई थी, तो मुझे लगता है कमीशन इज बेटर एम्पावर्ड कि वो शायद इस चीज़ को देख। एनबीसी दे रहा है, दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है मेरा ख्याल है। मैं 2-3 बातें वजाहत करूंगा। कमीशन की तश्कील के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, किस तरह बनेगा कमीशन, कौन उस कमीशन के अंदर होगा। दूसरा जो बुनियादी उसूल है इंसाफ का कि तुम बेकसूर हो, इस पर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि मैं बेकसूर हूँ। तो जब तक प्रोसिक्यूटर नहीं कहेगा कि तुम बेकसूर हो उस वक्त तक मसला नहीं होगा। कहते हैं ना, सबूत देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इस्तेगाल की जिम्मेदारी है। तीसरा रिमांड 90 डेज़ का कम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो नॉर्मल सिविलाइज रिमांड होता है वो रखा जाए तो बेहतर होगा। बाकी जो बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। आपने लोगों को खुदकुशी मजबूर किया है, अंदाज़ा नहीं आपको कितने लोग बर्बाद हो गए हैं महज जाली मुकदमों की वजह से, उन मुकदमों की वजह से जो बाद में ख़त्म कर दिए गए और भूल गए लोग। एक ब्रिगेडियर ने खुदकुशी की थी, वो ख़त याद होगा अगर आपको, वो ख़त पढ़ने पूरी कहानी बनती है, पूरा ड्रामा बनता है वो नैब के ख़िलाफ़। उसके ख़िलाफ़ सो मोटा हुआ था, क्या हुआ उसका रिज़ल्ट क्या निकला, क्या सज़ा मिली,
उन मुलजिमों को जिन्होंने उसको हिरासत किया था। उसके अलावा और बहुत से लोग हैं जो घर में छुप के बैठ गए हैं, जो आसाबी मरीज़ हो गए हैं, जो नफसियाती मरीज़ हो गए हैं, जिनके ख़िलाफ़ टीवी पर ख़बरें इतनी चली हैं कि वो अपने आप को खुद मुजरिम समझ बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें ख़त्म करना होंगी, आपको अजारादारी ख़त्म करना होगी, आपको वाक़तन एक ऐसा सिस्टम लाना होगा जो एहतसाब कर सके और एहतसाब बराए सियासत ना हो। आमिर ज़िया साहब, कैसा है आपके नज़दीक ये फैसला? नहीं, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ इंसाफ का जो निज़ाम है इतना पेचीदा, इस तरह का गोरख धंधा है कि बड़े से बड़े मुल्जिम या मुजरिम को जो है उसमें सजा नहीं मिलती। मुल्जिम चले छोड़े, मैं कहूँ मुजरिम को भी सजा नहीं मिलती। और हमारे यहाँ जो अक्सरियत होती है वो प्रोसिक्यूशन की कमजोरी की वजह से सही तरह से, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेटर्स या वकील उस तरह के नहीं होते कि जो है इसको साबित कर सकें। और दूसरी बात है कि मुल्जिम जो है वो इतने बड़े बड़े वकील जय्यत कर लेता है कि वो कानून को मैनिपुलेट कर देता है। तो उसका मतलब अगर लोगों को बेल मिल जाती है या वो छूट जाते हैं, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने करप्शन नहीं की, उन्होंने कोई किसी किस्म का जुल्म नहीं किया। तो पहले तो हमें समझना चाहिए, अपने कहते हैं ना ज़मीनी हक़ाइक़ को जानना चाहिए। तो ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में बेइंतहा करप्शन है, हमारे यहाँ अब्यूज़ ऑफ पावर है। जब ये सब कुछ है तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी सख्त होनी चाहिए। बदकिस्मती से ये है कि हमारे यहाँ उस तरह से इस इदारे को मजबूत नहीं किया गया। अब ऐसा कोई भी अगर आप रिफॉर्म के नाम पर ऐसे इक़दाम करते हैं कि जिससे नैब की जो है ताकत को आप डाइल्यूट कर दें और जो कहते हैं ना कि फायदा उन लोगों को होने लगे कि जिन्होंने इस मुल्क में मेगा करप्शन की है, तो मेरे ख्याल में मतलब है एक सवालिया निशान उठेगा और इमरान खान साहब का जो पूरा बयानिया है अकाउंटेबिलिटी का, उसको जग पहुंचेगी। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ और फिर वो जो तलखियाँ होती हैं, सियासत की तलखियाँ, या जब वो ख्वाबों से टकराती हैं तो लोग जो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत भी अपने आप को एडजस्ट कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि जनाब ज़रा सा चीज़ें डाइल्यूट हो जाएं। और लेकिन मेरे ख्याल में इसका लॉन्ग रन में इमरान खान साहब के नारे को जो है वो नुकसान है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, वो ये कि नैब ने अपना दायरे कार बहुत ज़्यादा फैला लिया था। नैब को सिर्फ मेगा करप्शन केसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए था। ये बड़ा अच्छा इक़दाम था कि जी बिजनेसमैन के लिए आप किसी और महकमे को कह दें कि जी वो अगर जो है उसकी तहकीकात करे। इसी तरह सिविल सर्वेंट्स का एक अपना अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो। लेकिन वो लोग जो कहते हैं बड़े ओहदों पे थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, और उसके बावजूद उन्होंने अवाम के इत्तेमाद को ठेस पहुंचाया। वो 8 मिलों से शुरू हुई थी जब वो सियासत में आए थे, और फिर वो बढ़कर 90 और 100 उनकी फैक्ट्रीज और मिल्स हो गई। किस तरह से हो गई, ग्रोथ का क्या रेशो था, क्या उनके अकाउंटेबिलिटी, तो वो होना बहुत जरूरी है यकीनन। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन है वो कहीं पर भी अगर उनको लगेगा कि एहतसाब को डाइल्यूट कर रहे हैं और उसको जरा सा मतलब सॉफ्ट करें तो उसको वेलकम करेंगे। लेकिन इसका जो है नुकसान जो है पाकिस्तान एक बात पॉइंट आउट की कि लॉन्ग टर्म में पीटीआई गवर्नमेंट को इसके मनफी नताइज भी भुगतना पड़ सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि तरमीम का जो ये फैसला है ये दुरुस्त है? मतलब नुकसान तो भुगतने पड़ेंगे अगर उन्हें लॉन्ग टर्म में पड़ते हैं, लेकिन ये फैसला दुरुस्त है? तरमीम का देखिए, तरमीम का अगर मकसद ये है कि जी उससे नैब लॉ ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और ज्यादा मतलब है वो लोगों का को वो कर सकते हैं, सजा दिलवा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका मकसद ये हो रहा है, क्योंकि अभी तफसीलात आनी है ना हमारे पास, अभी तो सामने आएगा, पर्दा उठेगा, तो अगर उसका मकसद ये है कि जी लोगों को जो है आपको नरमी करनी है उनके साथ, जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, तो जाहिर है कि फिर तो गलत हो गई है। जी सिद्दीकी साहब, देखिए तरमीम लाना तो दुरुस्त फैसला है, क्योंकि वन मैन शो जहाँ पे भी होता है, जैसे चेयरमैन नैब के पास सारे इख्तियारात हैं, वो उनके पास नहीं होने, क्योंकि वहाँ पे पसंद या नापसंद आ सकती है। उसके बाद जो अपोजिशन है वो भी इस बात पे शोर मचाती है। और आप देखें कि अभी तक नैब की जो परफॉर्मेंस रही है पीटीआई गवर्नमेंट आने के बाद से, 2 साल में लग रहा था जब वो किसी को गिरफ्तार करते थे तो इस तरह खबरें आती थी जैसे ये बहुत बड़ा मुजरिम है और उसने अरबों की जो है वो स्मगलिंग की है या मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसमें आप देख लें शायद खाकान अब्बासी पे जो इल्ज़ाम लगा, या साद रफीक थे, या जितने भी आपने देखा कि अपोजिशन के रहनुमा थे उन पे इल्ज़ामात लगे। अच्छा, ये भी दुरुस्त है कि हो सकता है उन्होंने करप्शन की हो, लेकिन कुछ अरसे बाद वो इस तरह धुल के जो है वो कोर्ट से ज़मानत लेके निकलते हैं विक्ट्री का साइन बनाते हुए कि जैसे वो जीत गए और उनके ऊपर ये इल्ज़ामात गलत थे। इस वजह से कमीशन बनाना और नैब में तरामीम लानी बहुत ज़रूरी है, ताकि जिसको पहले अपना जो नैब है वो अपना होमवर्क पूरा करे। हम जब बरतानिया, अमेरिका, कनाडा की मिसालें देते हैं तो मैंने बरतानिया में कभी भी नहीं देखा वहाँ पे जो कत्ल हो जाता है या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जैसे हमारे कायद थे मुत्तहिदा के, उनको भी गिरफ्तार किया तो एक दिन में उनकी ज़मानत कर दी और उसके बाद जो है वो केस चलता रहा, इन्वेस्टिगेशन चलती रही। तो हमारे यहाँ पे जो आप बार बार जो है वो अपना उनका जो रिमांड
बढ़ाते चले जाते हैं और एंड में रिजल्ट कोई नहीं निकलता। जब वो अदालत में पहुंचते हैं तो जज के पास इसके सिवा कोई चारा ही नहीं होता कि वो उनकी ज़मानत कर दे। तो वो चीज़ दुरुस्त नहीं थी। तरमीम लाना बहुत ज़रूरी है और ये जो भी तरमीम लाएंगे इसमें अपोजिशन को साथ बिठाना चाहिए। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो भी बड़ी जमातें हैं वो इसमें बैठें और नेक नियति के साथ जो है वो इन तरमीम को लेके आए ताकि आइंदा कोई भी करप्शन करे तो वो उसमें फंसे। ये ना हो कि दाएं बाएं, जैसे अभी आमिर साहब ने कहा कि बड़े बड़े वकील कर लेते हैं, इतना बड़ा वकील कर लेते हैं और जो नैब का प्रोसिक्यूटर होता है वो आए बाएं शायद उनके सामने बोल रहा होता है या उसकी तैयारी पूरी नहीं होती। हालांकि आप देखें कि जब पनामा केस में इतना लंबा केस एहतसाब अदालत में चला, मैं रोज़ाना उसकी हियरिंग के ऊपर जाता था, वाजिद ज़िया आए, कितने गवाह आए, एहतसाब अदालत ने वहाँ पे बड़ी कंपाइल करके सारी सज़ा सुनाई। लेकिन जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पे नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो कुछ नहीं सबूत दे सके या कोई बात सही नहीं कर सके, जो जहाँ से सज़ा की भी माफ़ी मिल गई, जमानतें भी हो गई। तो ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाते। इस सूरत हाल के पेश नज़र अगर देखा जाए तो जानिब से एक अच्छा फैसला किया गया है। नाज़रीन, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, वेरी क्विकली हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। वो ये कि छोटे कारोबार बचाने के लिए क्या हुकूमत की तरफ से 3 माह के बिजली के बिल्स की अदायगी काफ़ी होगी? एनबीसी स्टार्टिंग विद यू, विद इन 30 सेकेंड आपने मुझे इसका आंसर करना है कि जो बिजली के बिल्स की अदायगी है वो 3 माह के लिए करेगी हुकूमत, ये काफ़ी है? इब्तदाई तौर पर तो ठीक है, मेरा ख्याल है होना चाहिए। लेकिन सनतकार मांग रहे हैं, जो दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार, वो मांग रहे हैं 1 साल की, 1 साल के लिए पैसे ही मांग रहे हैं और बिल भी मांग रहे हैं, जो नाकाबिल कबूल होगा। 3 महीने के लिए ठीक है, 6 महीने कर दे बाद में आप उसको, ठीक है शायद, ठीक है 3 महीने बिल्कुल। आमिर ज़िया साहब, इब्तदाया अच्छा है, बताइए। अभी 2 महीने हुए ठीक है, ये काफ़ी होगा? बात ही के रियासत पाकिस्तान के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो ये कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। उसके बाद जाहिर है कि आपको इस तरह के कुछ सोच समझकर स्मार्ट तरीके से, जो स्मार्ट का बहुत लफ्ज़ आजकल फैशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की इजाज़त देनी होगी, क्योंकि हमारे कौमी ख़जाने के पास इतना की कैपेसिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को वो सब्सिडी दे सके, ज़रिए अनाज फराहम कर सके। तो ज़ाहिर के तकाजे बहुत ज़्यादा होंगे, सही भी बात है, दुकानदारों के भी होंगे, सरमायाकारों के भी होंगे, लेकिन हुकूमत की मैं नहीं समझता कि उनके पास जो है इतनी चादर है कि वो सबकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकेंगे। जी मोना, ये कारोबार खुलने के बाद दी जाने वाला रिलीफ है, ये काफ़ी होगा? देखें, फाइनेंसेस इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कैसे मैनेज कर रही है, वो ज़ाहिर है कुछ अपनी किटी से कर रहे हैं, कुछ जो फंड आ रहा है या कोरोना रिलीफ फंड में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके तरीके से किया जा रहा है। तो कहने का मकसद ये, या तो ये गवर्नमेंट का पैसा है, एक्सचेकर या टैक्स पेयर का पैसा है, या ये आम आवाम जो चैरिटी दे रहे हैं, जो डोनेट कर रहे हैं, उनका पैसा है। मतलब ये रेवड़ियाँ नहीं बट रही हैं कि आप इसमें बोलें कि 1-1 साल के आप ये बिजली के बिल माफ़ कर दें या अदा कर दें। बिल्कुल इब्तदाई तौर पर ये दुरुस्त फैसला है, इसको इसी तरह से रखा जाए। लेकिन एक बात बड़ी लाजिम है, हुकूमत को चाहिए कि ये जो बेईमाना किस्म के इकदामात बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स कर रही हैं, अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रहे हैं, कोरोना की आड़ में डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर भी फिर पाबंदियां लगाई जाएं और इनके लाइसेंस जब्त किए जाएं जो ये कर रहा है। कामरान, देखें, ये 2-3 बड़ी जो डिमांड्स थी, ये जो बिजनेस कम्युनिटी, उनमें से एक ये डिमांड थी कि यूटिलिटी बिल्स की मद में उनको रिलीफ दिया जाए। तो यकीनन ये स्टार्टर के तौर पे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा, मैंने जो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से बात की, जो 1250 अरब रुपए का पहले भी पैकेज अनाउंस किया, उसमें टैक्स रिफंड और दूसरी मराहत अनाउंस की, अभी तक वो लोग ये कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड कुछ हो नहीं रहा। तो इस पे अमल दरामद कब होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सिद्दीकी साहब, देखिए, गवर्नमेंट का जेस्चर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के हालात हैं और जिस तरह हमारे बजट आने वाला है, आने वाले दिनों में, और जितना ख़जाने में पैसा है, उस लिहाज से तो गवर्नमेंट ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। हमें यहाँ पे देखना होगा कि बिज़नेस कम्युनिटी भी इस बुरे वक्त में गवर्नमेंट का साथ दे। बिज़नेस कम्युनिटी को भी कुर्बानियाँ देनी चाहिए और हुकूमत के साथ मिलजुल के इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को निकालना चाहिए। ठीक है, आमिर ज़िया साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चादर देख कर पाँव फैलाने होंगे, क्योंकि मैशत की सूरत हाल से हुकूमत खुद बाखूबी वाकिफ़ है। लेकिन यहाँ पर एक आम पॉइंट मैं ऐड कर दूँ इस सब्सिडी के हवाले से, जो कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली है, पोर्टल रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी। ये कारोबार अपनी पोर्टल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसके बाद ये रिलीफ वो हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ ही मुझे और मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।